अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल बशीर और आप देख रहे हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल FB टॉक्स पे। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल का पर्पज़ सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना या वीलॉग की शक्ल में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं वो बताना ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही करना भी है जो कि माशरे में हमारे आसपास हो रही होती हैं, लेकिन हम ना उनके बारे में सोच रहे होते हैं, ना हमें लगता है कि वो रिसेंटली चैलेंजेस हैं हमारे माशरे के लिए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ पकड़ रही होती है और एक दिन ऐसा आता है कि माशरा उसकी लपेट में आ जाता है। आज का व्लॉग एक माशरे में बढ़ते हुए अब्यूज़ के बारे में है, जिसको हम ड्रग अब्यूज़ या मंशात की जो बीमारी है इस माशरे में उसके बारे में है, जो कि धीरे धीरे अपना सर उठा रही है और एक क्लास तो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है और ख़तरात ये है कि ये पूरे माशरे को अपने लपेट में ले सकती है। इस व्लॉग को बनाने का पर्पज़ बेसिकली दो खबरें हैं जो कि हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है और एक का ताल्लुक इंडिया से है। तो पहले हम पाकिस्तान वाली एक न्यूज़ का जिक्र करते हैं जो कि काफ़ी अर्सा तक हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और हमारे दिलो दिमाग पे बहुत अरसे तक सवार रही। मैं ज़ाहिर जाफिर और नूर मुकद्दम केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कभी कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें नूर मुकद्दम को बेईमाना तरीका से कत्ल कर दिया गया था। सिविल सोसाइटी इसके लिए खड़ी हुई थी और सब ने सोशल मीडिया और अपने प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाई थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उसका साथ दिया था। तो ये केस जैसे जैसे कंक्लूड होता गया, इसकी वैसे गिरें या परतें हमारे सामने आती गईं और जो इंकशाफात हुए वो होश रुबा और दिमाग को हिला देने वाले थे, जिसमें एक वजह जो मुय्यन तौर पर सामने आई, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, वो ड्रग का इस्तेमाल था। जो ज़ाहिर जाफिर है वो मनशियात का आदी था और एक उस क्लास से ताल्लुक़ रखता था जो पाकिस्तान में एक इलिट क्लास मानी जाती है। और ये भी इंकशाफात सामने आए कि उस क्लास में इस ड्रग का यूज़ बतदरीज बढ़ता जा रहा है और ये उसमें अब्यूज़ नहीं माना जाता, बल्कि एक ट्रेंड और एक फैशन की तरह इसको फॉलो किया जाता है। तो इस केस में जो मर्डर की वजूहत सामने आई उसमें एक ड्रग का यूज़ था और मुबैना तौर पे ड्रग के नशे में उसने ये सारा कबीर फेल किया और इस ड्रग के नशे में ही मर्डर करके नूर मुकद्दम का गला तक काट दिया। ये केस अभी अंडर ट्रायल है और हमारे कोर्ट्स में इसकी सुनवाई हो रही है और इसका फैसला क्या होगा ये तो मैं आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इस व्लॉग को बनाने की दूसरी वजह, जो कि वो भी आजकल मीडिया और सोशल मीडिया के सुर्खियों में है, वो उसका ताल्लुक इंडिया से है। जी, मैं शाहरुख खान साहब के साहबजादे आर्यन खान के केस के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस केस का ताल्लुक प्योरली इंडिया से है, लेकिन इसके जो हकायक और इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो भी चौंका देने वाले हैं और वो भी हमें सुनने और समझने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक जगह पे छापा मार के वहाँ पे एक पार्टी हो रही थी और पार्टी पे कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। और पहले तो इस न्यूज़ पे यकीन नहीं किया गया, लेकिन जब उनको वहाँ पे नारकोटिक्स ब्यूरो ने अपने हिरासत में लिया और इन्वेस्टिगेशन किया तो वाकई साबित हुआ कि वो आर्यन खान शाहरुख खान के साहबजादे ही हैं। और जैसे जैसे इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन होती गई, इस केस, इस क्लास और इसमें छुपी हुई बहुत सारी बुराइयों का जिक्र भी सामने आने लगा और बहुत सी परतें खुलने लगी कि ये ड्रग अब्यूज़ इस क्लास तक कैसे पहुंचती है और ये क्लास ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे करती है और कैसे एज अ फैशन ऊपर से लेकर नीचे तक इस बुराई और इस इल्लत में मुब्तला होते हैं। तो BBC ने इस पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने कुछ पार्टीज़ का जिक्र किया जिनको रियो पार्टीज़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ हमारे लिए तो नया है, लेकिन उस क्लास के जितने लोग भी हैं वो इस लफ्ज़ को अच्छी तरह समझते भी हैं और इस पार्टी में क्या क्या होता है उससे भी अच्छी तरह उनको मालूमात हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि रियो पार्टीज़ किस तरह से होती हैं, इसमें किस क्लास के लोग शामिल होते हैं और इसमें क्या क्या तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो रियो पार्टीज़ एक बड़ी क्लास और एक जो बहुत ही उमरा का तबका है, ये उनके लिए होती हैं और वो ही इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें शराब व शबाब, इसमें नशा, कोकीन, ड्रग्स, मंशियात, डांस और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ इन पार्टीज़ में होती हैं। और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये पार्टीज़ 24 घंटे से लेकर 3 से 4 दिन तक भी लंबी हो सकती हैं। इन पार्टी के शुरका होते हैं वो एक बड़ी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जिनमें सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, उमरा भी होते हैं और वो लोग जो कि अपने आप को एक अपर और इलिट क्लास कहते हैं, वो इलिट क्लास के लोग इसमें शामिल होते हैं। इन पार्टीज़ का एहतमाम दूर, शहरों से दूर, छुप के मखसूस कोड्स के थ्रू किया जाता है और इसमें शामिल होने वाले आम लोग नहीं होते हैं, ना आम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें ख़ास तबका, ख़ास क्लास शामिल होती है और उनको खुफिया तरीके से इन्वाइट किया जाता है और ये पार्टीज़ खुफिया तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं और खुफिया तरीके से ही इख्तिताम होती हैं। इसमें सबको इन्विटेशन नहीं होता और सब इसमें अहलियत नहीं रखते कि इन पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार कर सकें।
इन पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने वाले एक उन्हीं क्लास के लोग होते हैं और वो सबसे पैसे लेके या उनसे लाखों रुपए इकट्ठा करके इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं और शराब और शबाब के साथ नशा, अफ्यूम, ड्रग्स, गांजा, इस तरह के जितने भी चीज़ें होती हैं वो उसमें फ्रीली यूज़ होती हैं। और इसके अलावा एक मखसूस किस्म का म्यूज़िक भी इस्तेमाल होता है, वो म्यूज़िक जिसकी बीट और उसका रिदम दिमाग को मसहूर कर देता है और वो सबको अपने सेंसेस से आउट कर देता है। तो जो भी उसके शुरका होते हैं उन पार्टीज़ के, वो लोग मखसूस इस टाइप के म्यूज़िक में और मखसूस इस तरह के नशा को इस्तेमाल करके अपने आप को इस दुनिया से दूर समझते हैं और किसी और दुनिया में ही पहुंच चुके हुए होते हैं। जब तक उनका नशा नहीं उतरता तब तक वो अपने आप को सेंसेस में नहीं पाते और वो कहीं और ही होते हैं। तो इन पार्टीज़ का मकसद भी यही होता है कि लोगों को सेंसलेस कर दिया जाए और उनको वो उस तरह का लज्जत, उस तरह का मज़ा दिया जाए जो नशे से और इस तरह की कम्युनिटी से ही पॉसिबल होता है। तो ये रियो पार्टी भी मुंबई से दूर कहीं ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें आर्यन खान भी, जो शाहरुख खान साहब के साहबजादे हैं, वो भी इसमें मौजूद थे और उस पार्टी में मौजूद थे जब नारकोटिक्स ब्यूरो ने वहाँ पे छापा मारा। कहने को ये पार्टीज बहुत खुफिया होती हैं लेकिन इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों के थ्रू इनका सुराग लगाया जाता है और नारकोटिक्स ब्यूरो की पूरी कोशिश होती है कि वो इन जगहों पे पहुंच सके और जो लोग इन पार्टीज़ में मौजूद हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सके और उनकी टेस्टिंग करके अंदाज़ा लगाया जा सके कि वहाँ पे के ड्रग्स तो यूज़ नहीं हो रहे। यही हुआ, वहाँ पे एनसीबी ने छापा मारा और छापे में आर्यन खान को भी गिरफ्तार कर लिया। तो पहले तो ये कहा जाता था कि वो पार्टी में वैसे ही मौजूद थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन जब उनको मेडिकल टेस्ट किया गया, इंटेरोगेट किया गया और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए वो बहुत होशरुबा थे। वो सिर्फ उस क्लास को ही समझने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक गैप जो हमारे अंदर आ रहा है और एक मसला खड़ा हो रहा है, हमें भी वो समझने की ज़रूरत है कि ये बुराई मुआशरे में किस हद तक आ रही है और इसकी वजूहात क्या है। मैं आपको इस वीलॉग में नूर जाफर और आर्यन खान के केस में एक मुमासलत बयान करूंगा जो कि इस तबके में कॉमन है। वो किसी भी मुल्क का तबका है, वो इसका शिकार हो रहा है और उसके बुनियादी वजूहात हैं लेकिन वो उसको एड्रेस नहीं कर रहा, बल्कि शान शौकत और चकाचौंध ज़िंदगी में अपने आप को गुम करके वो ये गैप्स को ज़्यादा ही क्रिएट कर रहा है, जिससे और मंशियात और नशा के इस्तेमाल से ये मुआशरे में अब्यूज़ बढ़ रहे हैं और वो तबका भी शिकार हो रहा है, प्लस ये नीचे के तबके में भी सरायत कर रही है। पहला फैक्टर जो नूर मुकद्दम और आर्यन के केस में कॉमन है वो आइसोलेशन है। ये तबका, ये इसके लोग अपनी एक सर्कल में, अपनी लाइफ में इस हद तक अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि ये कम्युनिटी, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स उनसे दूर हो चुके हुए होते हैं। ये आइसोलेटेड लाइफ गुजारते हैं और अपनी लाइफ में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि जिस तर्ज की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं उसी तर्ज में ही वो गुम रहते हैं। जैसे कि नूर मुकद्दम के केस में और आर्यन खान के केस में ये बात सामने आई कि इनके फैमिलीज़ का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, ये अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे और इनकी लाइफ में किसी को मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं था और ये पेरेंट्स तक से दूर थे इन दोनों केसेस में। नूर मुकद्दम भी अपनी फैमिली से दूर थी और उसकी फैमिली उससे जो भी बातचीत करना चाहती थी या कुछ पूछती थी तो कई कई दिन उनका आपस में रब्ता नहीं होता था और कम्युनिकेशन का फुकदान था। जबकि आर्यन खान से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने बहुत होशरुबा इंकशाफात किए जो कि रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। वो ये कहते हैं कि वो अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो जब भी अपने वालिद की कुर्बत हासिल करना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे तो उनको अपने वालिद की सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, जो कि कई कई दिन उनको नहीं मिलता था। सोचिए ये कैसा फैमिली का रिलेशनशिप है जिसमें कि आदमी कामयाबी की बुलंदियों पे इतना ऊपर चला जाए कि बाकी सब लोग उसके आगे छोटे रह जाए और उसके लिए अपनी फैमिली, अपनी औलाद और अपने करीबी लोगों के लिए भी टाइम न बचे। तो कहने को तो दुनिया के चकाचौंध जिंदगी में कामयाबी है, लेकिन हकीकी तौर पे ये क्या कामयाबी है। दूसरी चीज़ जो इन दोनों केसेस में कॉमन थी वो नो शेयरिंग है। इस क्लास में जैसे कि मैंने बताया कि लोग इतने आइसोलेट हो चुके हुए होते हैं कि शेयरिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हर किसी के अपने चैलेंजेस हैं, हर किसी के अपने मसाइल हैं, हर कोई अपने टाइप की दुनिया में रह रहा है और जो उनको वहाँ पे मसाइल आ रहे हैं वो उनसे खुद ही लड़ रहा है। फैमिली के साथ बैठने और शेयरिंग और केयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त और मगन है और किसी के पास किसी कुछ शेयर करने का ना फुर्सत है और ना तौफीक है। तो इससे गैप पैदा होता है रिलेशंस में और वो गैप जो है आगे जाके किसी बड़े साने को जन्म देता है। तीसरी चीज़ प्राइवेसी, जो कि खालिस्तान एक यूरोप की इजाद है और हमारे एशिया में भी आ रही है और पाकिस्तान, इंडिया और सब कॉन्टिनेंट से लेके साउथ एशिया में भी ये चीज़ बहुत सरायत कर रही है। हालांकि साउथ एशिया का कल्चर वो नहीं था।
ये प्राइवेसी वो चीज़ है जिसमें हर किसी ने अपने आप को अपने प्राइवेट लाइफ तक महदूद कर लिया है। कोई ना किसी की प्राइवेट लाइफ में एंटर होना पसंद करता है और ना ये पसंद करता है कि कोई उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करे। तो इस प्राइवेसी के अंदर वो सही गलत जो कुछ भी कर रहा है तो वो लोगों से छुपी रहती है, इवन कि उसकी फैमिली से भी छुपी रहती है, और उसकी फैमिली उसमें असरअंदाज नहीं हो सकती और ना उसको किसी तरह की कोई गाइडेंस दे सकती है और ना उसको कोई उससे निकल के एक कॉमन लाइफ में और एक कम्युनिटी लाइफ में ऐड करती है। ये क्लास पैसा, शोहरत, ऐशो इशरत तो कमा लेता है लेकिन हकीकी सुकून से आरी रहता है और इनकी लाइफ में आगे जाके कुछ इस तरह की चीज़ें रूनमा होती हैं जो कि इनकी लाइफ को तबाह कर देने के लिए काफ़ी हैं। अगर आप ज़ाहिर जाफर, नूर मुकद्दम का केस देखें या आर्यान खान का केस देखें और ज़रा इनकी फैमिलीज़ के बारे में भी सोचें, ये फैमिलीज़ किस कर्ब से गुजरी हैं और गुजर रही हैं और इतनी कामयाबी, दौलत और शोहरत पाने के बावजूद आज ये पैनिक हैं। आज इनकी लाइफ में सुकून का नाम नहीं है, आज इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, लेकिन अपनी सो कॉल्ड प्राइवेसी, अपनी सो कॉल्ड फ्रीडम, अपनी सो कॉल्ड एक क्लास की वजह से आज ये कामयाब नहीं है बल्कि ये लोग नाकाम हैं। और ये लोग इस हद तक अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, अपने करीबी रिश्तेदारों से इस हद तक दूर हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी इनकी फैमिलीज तक को कानो कान खबर नहीं होती। यही काम आर्यान खान के साथ हुआ। जब एनसीबी ने उनको इंटेरोगेट किया तो वो बेख्तियार रो पड़े और रोते हुए बताया कि वो ड्रग्स की बुराई में पिछले 4 साल से मुब्तला हैं और हालांकि वो भी एज भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 4 साल से वो ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली को इस बात की कानो कान खबर नहीं है। अगर वालिदैन हैं तो वो अपनी सोशल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस हद तक मगन है कि उनको औलाद को टाइम देने का कोई वक्त नहीं है। इन दोनों केसेस का मवाजना करें तो इतना सोशल गैप पाया जाता है कि फैमिली के अंदर रहते हुए भी ये लोग फैमिलीज की तरह नहीं रहते। एक फैमिली गैप आ जाता है, एक सोशल गैप आ जाता है, एक शेयरिंग का एनवायरनमेंट नहीं होता। अगर स्ट्रेस और कोई किसी को कोई मसला है तो बातचीत करने का कोई कल्चर नहीं है कि कम्युनिकेशन करके फैमिली उस क्राइसिस से अपनी औलाद को या औलाद वालिदैन को निकाल सके। इस व्लॉग को बनाने का एक मकसद ये भी था कि हम उस स्कूल ऑफ थॉट से निकल आए जिसमें कहा जाता था कि ये बुरी कंपनी की वजह से इस तरह की बुराइयां होती हैं या कोई किसी दोस्त ने किस चीज़ पे लगा दिया, जबकि ये चीज़ अब एक फैशन और ट्रेंड की सूरत में आती जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह कम्युनिकेशन का ना होना, इसकी एक बड़ी वजह नेटवर्क ना होना, इसकी अपनी बड़ी वजह फैमिली, फ्रेंड्स और सर्कल से कट ऑफ होना, इसकी बड़ी वजह अपनी प्राइवेट लाइफ होना, इसकी बड़ी वजह वालिदैन औलाद में एक बहुत बड़ा गैप होना जिसमें कि हर कोई अपनी लाइफ में मगन है लेकिन वो किसी और की लाइफ के बारे में नहीं सोचते और ना इंटरप्ट करने का कोई कल्चर है और ना कोई ऐसे इंटरप्शन बर्दाश्त करता है। तो आखिर में इसका नतीजा इस तरह का ही निकलता है जिसमें कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इस तरह के केसेस से जो माशरे में हर तरफ रूनमा होते हैं, इनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फैमिली कल्चर को फ़रोग देना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम, साथ रहना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, शाम को बैठ के इकट्ठे बातें करना, एक दूसरे के मसाइल को हल करना और उस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करना जो कि खालिस्तन हमारा एक मशरकी कल्चर है जिसमें कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, गम और खुशी में एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं, एक दूसरे के मसाइल को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसको हल भी करते हैं और हमारे ताल्लुकात इतने मजबूत होते हैं। एक की खुशी सबकी खुशी होती है, एक का गम सबका गम होता है और एक का मसला सबका मसला होता है। दूसरी चीज़, इस फैमिली सिस्टम में एक फ्रेंडलीनेस को क्रिएट करना भी लाजमी है जो कि इन 2 केसेस जैसे मैंने बताया इनमें फ्रेंडली होना शामिल नहीं है। तो फैमिली में और दोस्तों में एक फ्रेंडशिप होना, फ्रेंडली बातचीत करना और एक हेल्दी इन्वायरमेंट पैदा करना भी इस तरह के मसाइल से बचने में या से छुटकारा हासिल करने में मदद फराहम कर सकता है। तीसरा, प्राइवेसी उस हद तक होनी चाहिए जिस हद तक वो जायज़ है। एक हद से बढ़ के प्राइवेसी भी नुकसानदेह है जिसमें कोई अपनी लाइफ में इस हद तक प्राइवेट है कि बाकी लोगों को कानो कान खबर ही नहीं है कि ये किस हद तक प्राइवेटली किस तरह के बुराइयों में मुब्तला हो रहा है। तो लाइफ थोड़ी शेयरिंग टाइप की लाइफ भी इस तरह के मसले से निकाल सकती है जिसमें दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार एक शेयरिंग टाइप का कल्चर प्रोड्यूस करते हैं जिससे इस तरह की बुराइयों के तदारुक में भी मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 2 केसेस से जो मैं सोचता हूँ, अगर हम ये समझते हैं कि दौलत ही हकीकी कामयाबी है तो दौलत हकीकी कामयाबी नहीं है। हकीकी कामयाबी आपका पुरसुकून रहना है, आपका अपने ताल्लुकात को वक्त देना है, एक हेल्दी लाइफ गुजारना है और वो वर्दी टाइम स्पेंड करना है अपने ताल्लुकात में जो कि पैसा होने के बावजूद भी वो लोग नहीं गुजार सकते। वो पैसा कमा के भी अकेले हैं, वो
वो एंटरटेनमेंट के ज़राए पैदा करते हैं जो कि आर्जी एंटरटेनमेंट होती है, और वो ड्रग्स की सूरत में और बुराइयों की सूरत में खुशी तलाश करते हैं, जबकि हकीकी खुशी उसमें नहीं है। हकीकी खुशी एक साथ रहने वाली लाइफ में है, हकीकी खुशी शेयरिंग में है, हकीकी खुशी केयरिंग में है, और अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में, और एक हेल्दी लाइफ अपने साथ, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ही गुजारने में। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक माशरती बुराई के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नाजुक टाइप के एलिमेंट को आप अंडरस्टैंड भी करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।